आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा केवल ये है कि मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप जीएस पे एक क्लास लाइए कम से कम 1 या 1.5 घंटे की, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो। तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ। तो आपको क्या करना, वीडियो को पूरा देखना है। और ये जो वीडियो है ये सारे एग्ज़ाम, जैसे कि आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या एविएशन का एग्ज़ाम देते हैं या डीएसएसबी का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस या जीके पूछी जाती है, उन एग्ज़ाम्स के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम्स में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आपको क्या करना, वीडियो को पूरा देखना, फुल वॉच करनी है आपको वीडियो। और जो मैं इसके बीच बीच में मैं आपको इन प्रश्नों से रिलेटेड जो प्रश्न और पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना, वो जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो भी आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैं अपने चैनल पर जीएस से रिलेटेड 4 वीडियो और बना चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखी तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके सबसे पहले वो चारों वीडियो देख दें, उसके बाद देन आप ये वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है जो बिक्री कर होता है, यानी बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों जो बिक्री कर होता है ये सबसे महत्वपूर्ण जो आय होती है इससे होती है केंद्र सरकार की आय, क्योंकि इस पर लगती है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्र सरकार इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, यानी भारत को सबसे अधिक जो आय प्राप्त होती है वो किस तरह के कर से होती है, यानी किस तरह के टैक्स से सबसे ज़्यादा आय इंडियन गवर्नमेंट को होती है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है निगम कर, ऑप्शन बी है उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर सी है निर्यात कर और ऑप्शन नंबर डी है बिक्री कर। तो दोस्तों भारत सरकार को जो सबसे अधिक आय प्राप्त होती है वो होती है आपके बिक्री कर से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1947 में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 में, ऑप्शन नंबर सी है 1950 में और ऑप्शन नंबर डी है 1952 में। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1952, यानी 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में योजना अवकाश था, यानी प्लानिंग हॉलिडे, यानी योजना का अवकाश कब था। तो हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद, ऑप्शन बी है 1966 के सूखे के बाद, ऑप्शन नंबर सी है 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1966 के सूखे के बाद भारत में योजना अवकाश लागू किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। हमसे इसने पूछा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये होता है आपका प्रधानमंत्री। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन नंबर बी है 1 मई 1951, ऑप्शन नंबर सी है 1 जून 1952 और ऑप्शन नंबर डी है 1 जून 1953। तो दोस्तों भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो आपकी की गई थी 1 अप्रैल 1951 में, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है,
नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो बी है ये है आपका वित्त मंत्री। ये गलती से सी टाइप हो गया है, तो आप इसे बी मान सकते हैं या सी मान, आप सी मान के चलिए। ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी है योजना मंत्री, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट सचिव। तो दोस्तों जो सातवां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। यानी नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई यानी किस अधिनियम के द्वारा की गई? ठीक है, ऑप्शन ए संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो जो आठवें नंबर का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का स्थापना की गई। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? ठीक है, ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जो 9वां क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग। यानी पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? ऑप्शन नंबर सी यानी योजना आयोग करता है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे हमसे यही पूछे स्थापना की, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, जो मैं आपको भी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी है क्षोभ मंडल, और ऑप्शन नंबर डी है मध्य मंडल। तो दोस्तों जो 11वां क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी समताप मंडल। ठीक है, वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी नहीं होती, यानी तापमान भी इसके साथ साथ बढ़ता है, कहने का मतलब इसका ये है। तो ये है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये हमसे ये पूछा है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विभ्रंश घाटी, ऑप्शन नंबर बी है निलंबी घाटी, और ऑप्शन नंबर सी है यू आकार की घाटी, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका वी आकार की घाटी। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विभ्रंश घाटी। ये इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे ये पूछा है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 21 जून, और ऑप्शन नंबर डी है 23 सितंबर। तो दोस्तों भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है आपका 22 दिसंबर को। इसके अपोजिट भारत में सबसे बड़ा दिन पूछा जाए तो वो कब होता है? तो भारत में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है आपका 21 जून को। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटा दिन कब होता है आपका? 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के जो लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के ये भी कहते हैं कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, क्योंकि ये भारत के मिड में से होकर निकलती है, और कर्क रेखा आपको ये भी याद रखनी, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसकी एक ट्रिक है कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन देशों के बीच है?
हमसे इसने पूछा है पूरे विश्व में दो कौन से ऐसे देश है जिनकी जो बॉर्डर है, यानी जो उनकी थल की जो बॉर्डर है वो सबसे लंबी है, वो कौन से देश हैं? तो पहले देखते हैं भारत और चाइना। ऑप्शन नंबर बी है भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर सी है रूस और चाइना। ऑप्शन नंबर डी कनाडा और यूएसए। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो दो देशों के बीच है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कनाडा और यूएसए के बीच की जो सब सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है। और चाइना क्या है कि चाइना, भारत और चाइना, यानी भारत और चाइना के बीच, अगर भारत और चाइना की बात करते हैं तो सबसे लंबी सीमा रेखा है वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच की है, ठीक है। और ये भारत और चाइना इसके बीच जो बॉर्डर है ये दूसरे नंबर का बड़ा बॉर्डर है, ठीक है। और चाइना, चाइना एक ऐसा देश है जिसकी सीमा रेखा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है, यानी चाइना की जो सीमा रेखा है ना ये आप लगती है 13 देशों के साथ, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो आपको ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। तो बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन कराता रहूँगा जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गोबी, ऑप्शन नंबर बी है थार, ऑप्शन नंबर सी है सहारा और ऑप्शन नंबर डी है अटाकामा। तो दोस्तों जो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है गोबी मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। यदि आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल ऑप्शन नंबर बी है थार मरुस्थल। ये कहाँ स्थित है? थार, ये है आपका राजस्थान में स्थित है, तो आपको याद रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है आपका सहारा, जो कि कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। तो ये भी आपको याद रखना है, तो ठीक है। तीनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोरोना, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन और ऑप्शन नंबर डी है क्रोमोस्फेयर। तो दोस्तों जो सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम कहते हैं कोरोना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये कोरोना नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी जो व्यक्ति ब्रह्मांड का अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? यानी ब्रह्मांड के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है सिस्मोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है लिम्टोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मैं आपको बताता हूँ पहले एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। जो क्या करते हैं, जो भविष्यवाणी वगैरह करते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, यानी इस जो ये क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉस्मोलॉजी। यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो सी है सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? भूकंप, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है कॉस्मोलॉजी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? यानी ओजोन किस परत में, यानी पृथ्वी के वायुमंडल की कितनी परतें होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, ठीक है। सबसे निचली जो इसकी परत होती है वो क्या होती है? वो होती है क्षोभमंडल। हमसे क्वेश्चन क्या इसने पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है, यानी ओजोन परत पाई जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। और ओजोन की जो मोटाई होती है वो कैसे मापते हैं? यानी ओजोन की जो मोटाई होती है दोस्तों उसे मापते हैं, उसे मापने की क्या होती है? डॉप्सन। इसकी इकाई मापते हैं डॉप्सन के द्वारा। मात्रा और मात्रक, यानी एसआई स्टैंडर्ड, यानी एसआई यूनिट से रिलेटेड मैंने एक साइंस की वीडियो करा रखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं साइंस के प्लेलिस्ट में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है क्षोभमंडल। और क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका है करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। दो आप क्या होता है? दो आप क्या होता है,
यानी मुझसे पूछा दो आप किसे कहते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है दो झीलों के बीच की भूमि, ऑप्शन नंबर बी है दो पर्वतों के बीच की भूमि, और ऑप्शन नंबर सी है दो नदियों के बीच की भूमि, ऑप्शन नंबर डी है दो सागरों के बीच की भूमि। तो दोस्तों दो आपका जो अर्थ होता है ये होता है दो नदियों के बीच की भूमि, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है। यानी ज्वालामुखी से जो लवा निकलता पिघला हुआ, जब वो ठोस बन जाता है तो जो ठोस चट्टान बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेनाइट चट्टान, ऑप्शन नंबर बी है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर सी है बेसाल्ट चट्टान, एंड ऑप्शन नंबर डी है मैग्नेटाइट। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान कहा जाता है उसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है पृथ्वी की भूप्रपट्टी का आधा भाग किस खनिज से बना होता है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए है कार्टज, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम, और ऑप्शन नंबर डी है माइका। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कार्टज। पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी होती है उसका जो आधा भाग होता है वो कार्टज खनिज से बना होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातु है। हमसे ये पूछा है कि जो हमें तत्व दे रखे इनमें से कौन सा धातु है। ए ऑप्शन है सेलेनियम, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है हाफमेनियम, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आयरन। क्या है, आयरन एक धातु है, बाकी जितनी भी दिख रही है ये आपकी अधातुएं हैं। ठीक है, क्लोरीन क्या होती है, क्लोरीन एक गैस होती है जो जिसका कलर कैसा होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है रंगहीन। और क्लोरीन एक ऐसी गैस होती है जो कि ये नेचुरल यानी प्राकृतिक में नहीं पाई जाती, इसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। क्लोरीन को कहाँ बनाया गया, इसे बनाया गया आपका प्रयोगशाला में बनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रयोगशाला में इसे बनाया गया क्लोरीन को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उसमें किस गैस का उत्सर्जन करते हैं। यानी अग्निशमन यंत्र जो होते हैं यानी फायर एग्जीक्यूटर जो होते हैं, अग्निशमन यंत्र जो होते हैं उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन। तो हमेशा आपको याद रखना है जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका दोस्तों करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भोपाल गैस सराधी का मुख्य उत्तरदायी गैस है। हमसे ये पूछ रहा है कि भोपाल गैस सराधी में जो गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से भोपाल में मौतें हुई थी वो कौन सी गैस थी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमें मिथाइल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी है आइसोसाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी है ब्रोमीन, और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों जो हमारा 26वां क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइट, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमसे पूछा है विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। यानी विभवांतर को किस मापा जाता है, सहायता से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है अमीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टमीटर यानी वोल्टोमीटर कहा जाता है इसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वोल्टोमीटर की सहायता से विभवांतर को मापा जाता है। जो आपका ये ऑप्शन नंबर बी है इससे क्या होता है अमीटर, यानी अमीटर की सहायता से विद्युत यानी विद्युत को मापा जाता है। ठीक है, अमीटर की सहायता से आपको क्या मापा है यानी विद्युत बिजली को मापा जाता है अमीटर की सहायता से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है क्यूरी किसकी इकाई है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन नंबर बी है तापमान, ऑप्शन नंबर सी है गर्मी, और ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा। तो जो क्यूरी इकाई है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी रेडियोधर्मिता की इकाई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया। पॉजिट्रॉन आपको पता होगा एक होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमसे इसने सिंपल पूछा है
पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी है जे चैडविक, ऑप्शन नंबर सी एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पॉजिट्रॉन के जो आविष्कारक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी यानी एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का आविष्कार किया था। जो पॉजिट्रॉन क्या क्या होता है? पॉजिट्रॉन एक एंटी कण होता है जो कि क्या होता है, ये भी एक प्लस होता है, यानी पॉजिट्रॉन की जो मात्रा होती है ये भी एक प्लस में होती है। ठीक है, पॉजिट्रॉन को किसका एंटी कण कहा जाता है? पॉजिट्रॉन को एंटी कण कहा जाता है आपका न्यूट्रॉन, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है पॉजिट्रॉन को। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। एक हीटर में तार किस चीज़ से बनी होती है? यानी हीटर की जो तार होती है, यानी हीटर का जो एलिमेंट होता है या प्रेस का जो एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है नाइक्रोम, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हीटर की तार होती है या विद्युत प्रेस का जो एलिमेंट होता है वो बना होता है नाइक्रोम। ताकि ये इसका जो होता है ना, ये क्या होता है कि जब ज़्यादा इसको ऊष्मा मिलती है तो उस पर ज़्यादा गलता नहीं है। ठीक है, और नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो नाइक्रोम मिश्र धातु है निकेल और क्रोमियम की, ये भी आपको याद रखनी है। नाइक्रोम मिश्र धातु किसकी है? निकेल प्लस में क्रोमियम। तो ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये निकेल किसकी धातु है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोन, ऑप्शन नंबर बी है नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है एंगस्ट्रम, और ऑप्शन नंबर डी है फर्मीमीटर। तो दोस्तों लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है ये होती है नैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका जल, ऑप्शन नंबर सी है चमड़ा, और ऑप्शन नंबर डी है बेंजीन। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पारा, यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए तापमान को मापने की एसआई यूनिट क्या है। तो तापमान को मापने की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो है केल्विन। केल्विन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? केल्विन को के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 280 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी है 290 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी है 300 केल्विन, और ऑप्शन नंबर डी है 310 केल्विन। तो दोस्तों मानव शरीर का जो तापमान होता है ये होता है 310 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। अगर ये आपसे फ़ारेनहाइट में पूछता है तो फ़ारेनहाइट में आपको याद रखना 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर होता है। यदि आपसे सेल्सियस में पूछा जाता तो आप क्या कहते हैं? सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है, ये तीनों चीज़ें। ठीक है, एक क्वेश्चन कराया मैंने, एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। तो ये चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं नोट कर दें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति निरक्षर था? यानी शासकों के हमें नाम दे रखे, हमसे पूछा है कि कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, एकदम निरक्षर था, लेकिन इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और सबसे बड़ा इसने जो काम किया वो ये किया कि ये निरक्षर रहते हुए भी इसने अपने शासनकाल में हिंदी अनुवाद विभाग की स्थापना की, ताकि जो किताबें फ़ारसी में थी उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सके। तो मैं जो है सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी ये मानता हूँ कि ये निरक्षर था, उसके बावजूद भी इसने हिंदी के अनुवाद विभाग की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि हिंदी अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करी। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? आप सभी जानते होंगे कि अकबर के दरबार में जो संगीतकार था वो था तानसेन, और तानसेन का हमसे पूछा इसने रियल नेम क्या था।
ये आपके एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमें लाल कुलवंत, ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है बंदा बहादुर, ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है रामतनु पांडे एंड ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है मार्कंडे पांडे। तो तानसेन का जो मूल नाम था वो था राम तनु पांडे ने। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। ये क्वेश्चन भी एसएससी में कई बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर का किला, ऑप्शन नंबर बी आगरा का किला, ऑप्शन नंबर सी लाहौर का किला एंड ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद का किला। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आगरा किला अकबर ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी भी बनवाया था, ऑप्शन नंबर डी भी इसने बनवाया था, इलाहाबाद का किला भी। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने ग्वालियर का किला नहीं बनवाया था। ग्वालियर का किला फिर किसने बनवाया था, ये बनवाया था राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने बनवाया था ग्वालियर का किला। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, तो राजा मान सिंह ने बनवाया था ग्वालियर का किला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या है, ग्वालियर का किला, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, हमसे ये पूछा है कि तुलसीदास जो शासक हमें दे रखे, इन शासकों में से किसके शासनकाल में उनके दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी है नवाज वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन एंड ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अकबर के शासनकाल में रहते थे तुलसीदास। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डीएसएसबी के एग्जाम में आ चुका है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना, हुमायूंनामा क्या है, हुमायूंनामा एक पुस्तक है जिसमें हुमायूं के पूरे जीवन का वृत्तांत लिखा गया है, यानी उसके जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। ठीक है, और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, हुमायूंनामा की रचना किसने की, इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है अबुल फजल और ऑप्शन नंबर डी है गुलबदन बेगम। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना, हुमायूंनामा की रचना किसने करी थी, गुलबदन बेगम ने, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर, जो क्या थी इसकी बहन थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और इसने ही हुमायूंनामा की रचना करी थी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था, यानी बाबर को उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी इच्छा अनुसार उसे कहाँ दफनाया गया। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी है फरगना, ऑप्शन नंबर सी है समरकंद एंड ऑप्शन नंबर डी है काबुल। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था, उसकी इच्छा के अनुसार, जहाँ उसकी इच्छा थी कि मुझे यहाँ दफनाया जाए तो उसे दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यानी काबुल आपका करेक्ट आंसर है। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। अब बाबर को उसकी इच्छा के अनुसार कहाँ दफनाया गया, काबुल में। अब ये हमसे पूछा है कि उसकी मृत्यु हुई कहाँ थी। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन नंबर बी है काबुल, ऑप्शन नंबर सी है लाहौर एंड ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी आगरा में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पहले इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार फिर उसे कहाँ दफनाया गया, उसे दफनाया गया काबुल में। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है लाहौर एंड ऑप्शन नंबर डी है मुल्तान। तो जो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, जो कि भारत की सबसे पहली सड़क थी, वो पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, वो पंजाब को आगरा के साथ जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका दोस्तों करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस
लड़ाई के बाद हुई थी, यानी किस लड़ाई के बाद या किस युद्ध के बाद जो मुगल थे वो भारत में आए और उन्होंने अपना यहाँ पे अपना शासन कायम किया। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है तराइन की पहली लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी है तराइन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी है पानीपत की लड़ाई और ऑप्शन नंबर डी है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो दोस्तों जो इस ऑप्शन का करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पानीपत की लड़ाई। यानी भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? पानीपत की लड़ाई। यानी पानीपत की लड़ाई हुई कब थी? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये आपको याद रखना है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। ये भी आपको याद रखना किसके बीच हुई थी? ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, लड़ाई जो किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। जिसमें कौन जीता था? इसमें जीता था अकबर जीत गया था इसमें। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। नवंबर 1556 में ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में। इसमें मुगल सेना शामिल नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है शेरशाह सूरी और ऑप्शन नंबर डी है नादिर शाह। ठीक है, तो ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल बनवाया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। यानी ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? यानी जो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, हमसे ये पूछा है। ऑप्शन हैं ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और रुपए का आविष्कार यानी रुपए का पहला सिक्का शेरशाह सूरी ने ही जारी किया था। और भारतीय मुद्रा को, भारतीय जो मुद्रा थी, भारतीय मुद्रा को रुपए का नाम भी किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो इसका वही आंसर है शेरशाह सूरी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? यानी तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है 1210, ऑप्शन नंबर बी है 1398 और ऑप्शन नंबर सी है 1492 और ऑप्शन नंबर डी 1526। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी है कादरी, ऑप्शन नंबर सी है सखरी कादरी और ऑप्शन नंबर डी है नक्शबंदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है नक्शबंदी, जो सबसे रूढ़िवादी संप्रदाय था भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों जो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी है बदायूं और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो जो दोस्तों इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजधानी जो थी वो क्या थी? दिल्ली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की? उत्तर भारत में जैसे दिल्ली हो गया, आपका पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये उत्तर भारत में आते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी
फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक ने जितने उत्तर भारत यानी उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जौनपुर, यानी जौनपुर को आपको पता होगा, जौनपुर उत्तर प्रदेश, यानी जौनपुर की स्थापना भी किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस जीएस की सीरीज का लाभ उठा सकें। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं वो क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बिरुनी का वृत्तांत है? यानी अल बिरुनी ने कौन सी किताब लिखी, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चचचनामा, ऑप्शन नंबर बी है फुतुह उस सलातिन, ऑप्शन नंबर सी है तारिख ई यामिनी, और ऑप्शन नंबर डी है किताब उल हिंद। तो अल बिरुनी ने कौन सी किताब लिखी थी? इसने लिखी थी किताब उल हिंद, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका दोस्तों करेक्ट आंसर। और अल बिरुनी किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी है हमीदा बेगम, ऑप्शन नंबर सी है मेहरुनिसा, और ऑप्शन नंबर डी है हजरत महल। तो भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो कौन थी? वो थी आपका ऑप्शन नंबर ए यानी रजिया सुल्तान। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करी थी? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली से वारंगल, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली से मदुरई, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली से देवगिरी, इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हर्षवर्धन जो कि एक हिंदू शासक था को किसने पराजित किया था? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर बी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर जो ये लिखा है आपका सेकंड, इसका अर्थ होता द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है नरसिंह वर्मा पल्लव, और ऑप्शन नंबर डी है शशांक। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है होलकर, ऑप्शन नंबर बी है सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी है बुंदेला राजपूत, और ऑप्शन नंबर डी है चंदेल राजपूत। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष यानी किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 712 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 812 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 912 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1012 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखते हैं। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसे माना गया है? यानी जो हर्षवर्धन ने प्राप्त की थी वल्लभी विजय प्राप्त की, जो विजय इसने प्राप्त की थी उस विजय को निम्न जो हमें शिलालेख दे रखे हैं, तो इनमें से किस शिलालेख पर इसकी विजय का वर्णन किया गया या बताया गया है? तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एहोल स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी है जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख, और ऑप्शन नंबर डी है दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख। तो जो इसका करेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वित्त आयोग का। वित्त आयोग का कार्यकाल है, यानी वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10 वर्ष,
ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष। तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है ये होता है आपका 5 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। और वित्त आयोग का जो गठन होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये होता है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो ये वित्त आयोग का गठन करता है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो ये भी आपको याद रखना है साथ साथ में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा स्पीकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। ठीक है, यानी जो हमारी भारतीय संसद है उसमें विश्व की संसद जितनी प्रणालियां हैं उसमें एक चर्चा है अभिनव चर्चा की जो प्रक्रिया है ये समाविष्ट किस में की गई, यानी किस काल में होते हैं, जैसे शून्य काल हो गया, प्रश्न काल हो गया, इनमें से किस में इसे लाया गया है, ये हमसे पूछा इसने क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रश्न काल, ऑप्शन नंबर बी है शून्य काल, ऑप्शन नंबर सी है संकल्प और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति का भाषण। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी शून्य काल। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है शून्य काल जो होता है, शून्य काल का जो समय होता है ये होता है 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी संसद में दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो काल होता है ये होता है शून्य काल होता है। और शून्य काल का जो नाम है, इस हावर को जो शून्य काल का नाम है ये दिया गया था समाचार पत्रों द्वारा, यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो शून्य काल है यानी शून्य काल का नाम किसने दिया, तो ये दिया आपका न्यूज़पेपर वालों ने यानी समाचार पत्रों ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा की संख्या है, यानी पश्चिम बंगाल में जितनी भी राज्यसभा सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है। हमसे इसने ये पूछा है, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 31। तो पश्चिम बंगाल में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है ऑप्शन नंबर बी आपकी यानी 16। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 बार, ऑप्शन नंबर बी है 2 बार, ऑप्शन नंबर सी है 3 बार, ऑप्शन नंबर डी है कभी भी नहीं। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो हमसे ये पूछ रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया, यानी 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए 1 बार, यानी लोकसभा का कार्यकाल केवल 1 बार बढ़ाया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे, यानी कितने दिनों तक अनुपस्थित वो रहता है जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 45 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 90 दिन और ऑप्शन नंबर डी है 365 दिन। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। यदि संसद का कोई भी सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है सत्रों में, जितने भी सत्र होते हैं, ठीक है, तो उसे संसद से बाहर कर दिया जाएगा, यानी उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से सेवानिवृत्त होते हैं, यानी बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों समझते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 6 वर्ष का, ठीक है। और जो हमसे पूछा है ये पूछा है कि 2 वर्ष में कितने % या कितने तिहाई लोग बाहर हो जाते हैं हमेशा 2 साल बाद राज्यसभा से। तो ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कुल सदस्यों के 1/6, ऑप्शन नंबर बी है कुल सदस्यों का 1/3, ऑप्शन नंबर सी है कुल सदस्यों के 1/12 और ऑप्शन नंबर डी है कुल सदस्यों के 5/6। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 1/3, यानी हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य बाहर हो जाते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के महान्यायवादी को श्रवण अधिकार है, यानी भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनको सुनने का अधिकार है कहाँ, यानी वो किस न्यायालय में जाएंगे अपनी सुनवाई करने। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है किसी भी सत्र न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी है उच्चतम न्यायालय में, एंड ऑप्शन नंबर डी है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय माने होता है हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय माने क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट है। वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है, यानी हमसे पूछ रहा है लोकसभा जो अध्यक्ष होता है यदि वो इस्तीफा देता है तो अपना जो त्यागपत्र होता है वो किसे देता है। तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के उपाध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर डी है संसदीय कार्य मंत्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो अपना इस्तीफा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है ए के गोपालन, ऑप्शन नंबर सी है एस राधाकृष्णन, एंड ऑप्शन नंबर डी है वल्लभ भाई पटेल। तो लोकसभा में जो विपक्ष के प्रथम नेता थे वो कौन थे, ए के गोपालन, ये आपको याद रखना है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो वो थे कौन, वी मावलंकर, वी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, यानी मंत्री परिषद में जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन शामिल नहीं होता। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है उप मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है बिना विभाग के मंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बिना विभाग के मंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि, क्या भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है, ऑप्शन नंबर बी है ये द्विसदनीय स्वरूप की है, ऑप्शन नंबर सी है ये भारत में संघ विधान मंडल है, और ऑप्शन नंबर डी है संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये द्विसदनीय स्वरूप की है, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संसद की। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा इसका 2 अंग होते हैं, तीसरा अंग राष्ट्रपति भी होता है इसका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है निर्णायक मत, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष मत, और ऑप्शन नंबर डी है अप्रत्यक्ष मत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए निर्णायक मत, यानी लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है, निर्णायक मत कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। लोकसभा के लिए सबसे पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 1962 में, ऑप्शन नंबर बी 1971 में, ऑप्शन नंबर सी 1977 में, और ऑप्शन नंबर डी क्या है 1980 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1971 में लोकसभा के प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, यानी किस पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है जनता दल, एंड ऑप्शन नंबर डी है समाजवादी जनता पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर है, यानी भारतीय जनता पार्टी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसमें अधिक नहीं होना चाहिए, यानी अंतराल कितना होना चाहिए। हमसे पूछ रहा है कि संसद के 2 सदनों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए।
ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 महीने, ऑप्शन नंबर बी 6 महीने, ऑप्शन नंबर सी है 9 महीने एंड ऑप्शन नंबर डी है 12 महीने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये हमसे पूछा है, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक विधेयक, ऑप्शन नंबर बी है वित्त विधेयक, ऑप्शन नंबर सी अनुपूरक विधेयक और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी वित्त विधेयक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75वां क्वेश्चन है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 25 वर्ष एंड ऑप्शन नंबर डी है 26 वर्ष। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 25 वर्ष। संसद का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वोट डालने की आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम आयु भी 25 वर्ष होनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आपकी मिनिमम आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे पेपर्स में मैंने देखे पूछा गया क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी है वीपी सिंह एंड ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, वीपी सिंह को मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, ठीक है, संसद में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल हैं। ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी किसी विशिष्ट सूची में नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको तीनों सूचियां समझा देता हूँ, तीनों सूचियां हैं क्या। संघ सूची क्या होती है। संघ सूची वह सूची होती है जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, ठीक है। और संघ सूची जो होती है इसमें जो विषय होते हैं वित्तीय विषय इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका है संघ सूची में हो गया आपका, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से रिलेटेड जितना काम होता है वो है संघ सूची में। पोस्ट ऑफिस है संघ सूची में होता है, ठीक है। आपका जितने टैक्स वगैरह होते हैं, जो छोटे टैक्स होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, जो बड़े टैक्स होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह ये क्या है केंद्र सरकार के पास है, यानी संघ सूची में से शामिल किया गया है। तो जितने भी वित्तीय प्रोग्राम है यानी जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उन सबको कहाँ शामिल किया गया, संघ सूची में। संघ सूची किसके पास है, ये होती है केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार इस पे कानून भी बना सकती है और अपने हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची वह सूची होती है जो कि राज्य सरकारों के पास होती है और राज्य सूची में या राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है। राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पुलिस होती है आपके राज्य सूची में। दूसरी चीज़ जो कृषि होती है वो आपकी शामिल होती है। जो छोटे मोटे टैक्स होते हैं जैसे चुंगी कर वगैरह ये राज्य सूची में शामिल होते हैं, ठीक है। तीसरी सूची क्या होती है, तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, यानी 3 तरह की सूचियाँ होती हैं हमारे संविधान में। तीसरी सूची क्या होती है, तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। यदि दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों से कोई आपत्ति या विपत्ति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल किए गए आपको, समवर्ती सूची में आर्थिक आयोजन का जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है
कि शिक्षा किस सूची में शामिल है, तो दोस्तों जो शिक्षा है, ये शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची में शामिल किया गया, शिक्षा को भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आर्थिक नियोजन को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी यानी समवर्ती सूची में से शामिल किया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष या 58 वर्ष की आय प्राप्त करने तक। ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। यानी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, या तो 6 वर्ष उसने अपने पूरे किए हो, या तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर दी हो। ठीक है, दोनों में से जो भी पहले प्राप्त करेगा उसके बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। यानी किसकी परमिशन के बिना आप कोई भी सरकारी खर्च गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संसद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, एंड ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए संसद। संसद के अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत कब जब्त कर दी जाती है। ऑप्शंस देखते हैं। जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है जब वह कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, ऑप्शन नंबर सी है जब वह कुल मतदान के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, और ऑप्शन नंबर डी है जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब वह कुल मतदान का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता तब उसकी जमानत जब्त हो जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका चुनाव किया जाता है ऑप्शन यानी लोकसभा सदस्यों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंबम मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी हमसे पूछ रहा है कि जन महत्व यानी पब्लिक के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो पब्लिक का मामला होता है उस पर जब संसद में चर्चा की जाती है तो जो पब्लिक का मामला होता है उस सब्जेक्ट को यानी उस विषय को क्या कहा जाता है संसद में। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी है कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर है यानी स्थगन प्रस्ताव से कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। भारत का योजना आयोग है, योजना आयोग क्या है। ए एक संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी है एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, ऑप्शन नंबर सी है एक संवैधानिक निकाय, और ऑप्शन नंबर डी है एक असंवैधानिक निकाय। तो दोस्तों भारत का जो योजना आयोग है ये है आपका एक असंवैधानिक निकाय, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 2004 में चुनी गई लोकसभा है 12वीं लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है 13वीं लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी है 14वीं लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी है 11वीं लोकसभा। तो दोस्तों 2014 में चुनी गई लोकसभा कौन सी, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 14वीं लोकसभा, इसका आप ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा है, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है योजना समिति, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी है संसद, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी।
और सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, यानी योजना आयोग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछा वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी है योजना आयोग, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, यानी योजना आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका निर्माण जो किया गया असंविधान है, यानी संविधान के आधार पर इसका निर्माण नहीं किया गया, आपको ये भी याद रख। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी लोकसभा का उपाध्यक्ष, सी है लोकसभा का अध्यक्ष, और डी है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी विधेयक पर अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए, यानी भारत की सबसे पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन थी, महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी है विजय लक्ष्मी पंडिता, ऑप्शन नंबर सी है मीरा कुमार, एंड ऑप्शन नंबर डी है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 30 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए कम से कम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यानी उत्तर प्रदेश के बाद कौन से ऐसे दो स्टेट है जिनकी लोकसभा में सबसे अधिक सीटें, ये हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिहार और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु और राजस्थान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और बिहार, सॉरी बिहार और महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर। इनके पास, उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा सीटें इनके पास हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? पहला पूछा लोकसभा, दूसरा पूछा राज्यसभा। ठीक है, यानी लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं अधिकतम, और राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 500 और 250, ऑप्शन नंबर बी है 525 और 270, ऑप्शन नंबर सी है 537 और 275, ऑप्शन नंबर डी है 545 और 250। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, 545 और 250, यानी हमारे 545 और 250, यानी लोकसभा के अधिकतम सदस्य 545 हो सकते हैं और लोकसभा के अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, और कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग मान्यता प्राप्त करने के लिए या वोटिंग वगैरह करने के लिए तो 1/10 भाग होना चाहिए। कोरम एक होता है, कोरम संख्या किसे कहते हैं? तो कोरम संख्या क्या होता है, जितने सदस्य उपस्थित है उनका 1/10 भाग को कहते हैं कोरम संख्या। तो 93 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? यानी किसकी परमिशन के बिना लोकसभा में कोई भी विधेयक, धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, एंड ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 36 वर्ष, एंड ऑप्शन नंबर डी है 24 वर्ष। तो दोस्तों राज्यसभा का यदि आपको सदस्य बनना है तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए उत्तर प्रदेश ने, वो कितने दिए? वो दिए 9। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जब ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? जब लोकसभा अध्यक्ष भी ना हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, तो लोकसभा की जो सदस्यता होगा वो कौन करेगा? ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है उस समय उपस्थित सांसदों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई एक सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है उपस्थित ज्येष्ठ सदस्य। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका इसका करेक्ट आंसर। अगर जब अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब दोनों मौजूद नहीं होते तो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई एक सदस्य, जिसे लोकसभा के सदस्य बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा इसके बाद। ये हमसे पूछ रहा है कि राज्यसभा किस मामले में लोकसभा से अधिक ताकतवर या पावरफुल है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी है धनेतर विधेयक, ऑप्शन नंबर सी है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, और ऑप्शन नंबर डी है संविधान का संशोधन। तो जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। इस मामले में जो राज्यसभा है ये लोकसभा से अधिक पावरफुल है। लेकिन एक मामला ऐसा भी होता है जिसमें जो लोकसभा है ये राज्यसभा से अधिक पावरफुल होती है, वो होता है धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में लोकसभा जो है ये राज्यसभा की अपेक्षा अधिक पावरफुल होती है, और धन विधेयक पास होगा या नहीं होगा ये इसका फैसला जो होता है ये करता लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी आपको याद रखना, हमेशा आप याद रखिए कि धन विधेयक के संबंध में यदि लोकसभा कोई धन विधेयक, एक प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक प्रोसेस ये होता है कि यदि लोकसभा में कोई धन विधेयक है तो लोकसभा क्या करती है, अपने सदस्यों के द्वारा पास करवा देती है 1/3 मत से। लोकसभा से बिल पास हो गया, लोकसभा से बिल पास होने के बाद गया राज्यसभा में, राज्यसभा में 14 दिन तक यानी 14 दिन तक बिल को रखा जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को इस पर अपनी सहमति या असहमति देनी होती है। यदि 14 दिन के भीतर भी राज्यसभा ने धन विधेयक पर कोई अपनी सहमति नहीं दी तो भी धन विधेयक पास माना जाएगा। क्यों पास माना जाएगा? क्योंकि लोकसभा ने उस पर सहमति अपनी दे दी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लोकसभा है वो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा से अधिक पावरफुल है। ठीक है दोस्तों, आई होप जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछा इसने, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 250, ऑप्शन नंबर बी है 238, ऑप्शन नंबर सी है 245 एंड ऑप्शन नंबर डी है 248। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 250 यानी राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 250 होती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद में शामिल है यानी भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और लोकसभा, और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस क्वेश्चन में 2 डाउट होते हैं कैंडिडेट्स के मन में, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी बुकों में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कई किताबों में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो भारतीय संसद है इसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो करेक्ट है, करेक्ट क्या है? करेक्ट है भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं, हमेशा आप याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके हुए समाप्त। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं।
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। या ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन दो कंडीशन में बुलाया जाता है। पहला, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया, पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार किया, यानी एक सदन ने एक बिल पास कर दिया, दूसरा सदन उसे पास नहीं कर रहा, तब। ठीक है, इन दो कंडीशन में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो आपको याद रखना हमेशा राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है दोस्तों, इसे कौन बुलाता है? इसे बुलाता है राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ हम देखते हैं। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर बी है संसद। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसका गठन करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 के तहत, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वित्त आयोग का गठन हमेशा किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत। ये 280 है, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट आप करें। यदि आपको अगले वीडियो टॉपिक वाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या अगले वीडियो आपको ऐसी ही चाहिए 1 से 1.5 घंटे की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।